इस खास वीडियो सीरीज में हम आपको जनजातीय समाज से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में बता रहे हैं जिसकी सामान्य तौर पर तो आम चर्चा नहीं होती, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में इस विषय को लेकर न सिर्फ हलचल है बल्कि कई स्थानों में तो इस विषय ने विशाल आंदोलनों का भी रूप ले लिया है। इस सीरीज के पहले पार्ट में हमने आपको डीलिस्टिंग का ओवरव्यू देने का प्रयास किया था। वहीं इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं आखिर डीलिस्टिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास वीडियो सीरीज का दूसरा एपिसोड। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। डीलिस्टिंग शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ समझें तो यह होता है सूची से बाहर करना, अर्थात किसी को लिस्ट से हटाना। यहाँ हम जिस डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं वह है जनजातीय समाज के द्वारा की जा रही डीलिस्टिंग की मांग की। इस मांग के अनुरूप डीलिस्टिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना। दरअसल डीलिस्टिंग की मांग के अनुसार यदि अनुसूचित जनजाति समाज का कोई व्यक्ति अपना कन्वर्जन कराता है या कन्वर्ट होकर किसी विदेशी मत का अनुपालन करता है तो उसे अनुसूचित जनजाति की श्रेणी या सूची से बाहर किया जाना चाहिए। विदेशी मत से आशय है कि संबंधित व्यक्ति यदि बौद्ध, जैन एवं सिख के अतिरिक्त कोई अन्य मत अपनाता है तो उसे ही डीलिस्ट किया जाएगा। डीलिस्टिंग की अवधारणा के अनुसार यदि कोई जनजातीय व्यक्ति ईसाई या इस्लाम मत अपनाता है तो इसके पश्चात संबंधित व्यक्ति को ना ही अनुसूचित जनजाति समाज को मिलने वाला कोई अधिकार मिलेगा, ना ही उसे किसी तरह का आरक्षण मिलेगा। यही डीलिस्टिंग की पूरी अवधारणा है। डीलिस्टिंग की अवधारणा के पीछे एक तर्क यह भी है कि यदि कोई जनजातीय व्यक्ति कन्वर्ट होकर ईसाई या मुस्लिम बन जाता है तो वह दोहरा लाभ उठाता है, एक अनुसूचित जनजाति होने का और दूसरा अल्पसंख्यक होने का। ऐसे में देश के भीतर एक ही व्यक्ति को दो समूहों के अधिकारों का दुरुपयोग करने देना भी असंवैधानिक है। यदि कोई कन्वर्ट होना चाहता है तो वह स्वतंत्र रूप से अपना मत परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यह प्रावधान होना चाहिए कि विदेशी मत अपनाते ही उसका नाम अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से डीलिस्ट हो जाए। डीलिस्टिंग को समझने के लिए यह भी समझना आवश्यक है कि अनुसूचित जनजाति किसे कहा जाता है। जब भी हम भारत की जनजातियों का विचार करते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है जिसका संबंध किन्हीं देवी देवताओं की आस्थाओं से रहता है। इसके केंद्र में सदैव उनके अपने दैवत के प्रति आस्थाएं, उस आधार पर विकसित सामाजिक रचना व्यवस्थाएं, जीवन मूल्य जिन्हें जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों के रूप में हम देख सकते हैं, वो विद्यमान रूप से दिखाई देती हैं। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही आधुनिक भारत के विकास क्रम में यही जनजातीय पहचान बचाने की चिंता संवैधानिक निर्माणकर्ताओं के भी थी, क्योंकि उस समय भारत के अनेक हिस्सों में यह समाज छोटे छोटे समूह में अपनी इसी पहचान के साथ रह रहा था। एक बड़े राजनीतिक तंत्र में उसके समाप्त होने का खतरा महसूस किया गया। संवैधानिक जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने जनजातीय समाज की इस परिस्थिति को समझते हुए उनकी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय भारतीय संविधान में शामिल किए। इसमें आरक्षण, कानून, नियम एवं संवैधानिक प्रावधान बनाए गए। संविधान निर्माण के समय लंबी बहस के बाद यह तो तय हो गया था कि तत्कालीन समय में किस किस समाज को जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन 1950 के बाद ऐसा कोई ठोस प्रावधान नहीं था जिसके अनुसार किसी समूह को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। इस परिस्थिति को समझने के लिए एवं इससे उचित मानदंड स्थापित करने के लिए वर्ष 1965 में बनी थी लोकूर कमेटी। यदि सही मायनों में देखें तो इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही किसी समूह को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है। लोकूर समिति ने जो मानदंड स्थापित किए, निर्धारित किए, वो कुछ इस प्रकार से थे कि यदि किसी समाज में, किसी व्यक्ति में आदिम लक्षणों के संकेत हैं, उनकी विशिष्ट संस्कृति है, भौगोलिक अलगाव है,
व्यापक समुदाय के साथ संपर्क में कहीं ना कहीं संकोच है या पिछड़ापन है। अब यदि हम डीलिस्टिंग की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जब ईसाई या इस्लाम मत अपनाता है तो वह जनजाति समाज की विशिष्ट संस्कृति से दूर हो जाता है। इसके अलावा उसके भीतर आदिम लक्षणों के संकेत भी धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। यदि संवैधानिक अधिकारों के नजरिए से भी देखें तो अनुसूचित जनजाति समाज को संविधान निर्माताओं ने इसलिए अधिकार दिए ताकि वो अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं रूढ़ि परंपराओं का संरक्षण कर सके। ऐसे में कोई व्यक्ति यदि कन्वर्जन करता है तो वह इन सब से दूर हो जाता है। यही कारण है कि जनजाति समाज को मिलने वाले अधिकार कन्वर्ट हुए समूहों को नहीं मिलना चाहिए। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति के पास यह शक्तियां हैं कि वे प्रांत के राज्यपाल से परामर्श कर लोक अधिसूचना द्वारा किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 342(2) के अनुसार संसद द्वारा किसी भी समूह को जनजाति सूची में शामिल करना या उससे बाहर निकालने का कार्य भी किया जा सकता है। यही कारण है कि जनजाति समाज के द्वारा डीलिस्टिंग की मांग की जा रही है ताकि जो समूह कन्वर्ट हो चुका है, जो व्यक्ति कन्वर्ट हो चुके हैं, जो लोग अपने रूढ़ी परंपरा और विशिष्ट संस्कृति को छोड़ चुके हैं, उन्हें जनजाति समाज की श्रेणी से, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर किया जाए। कुल मिलाकर डीलिस्टिंग यही है और इसी डीलिस्टिंग की मांग जनजाति समाज पूरे देश भर में कर रहा है। डीलिस्टिंग पर जो द नैरेटिव की विशेष वीडियो श्रृंखला है उसका यह दूसरा एपिसोड था। डीलिस्टिंग पर हम आगे भी अलग अलग एपिसोड में अलग अलग पहलुओं को आपके सामने लाने वाले हैं। डीलिस्टिंग और इसके अलावा अन्य विषयों पर ऐसे ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज और विश्लेषण और एक्सप्लेनर्स को देखने के लिए देखते रहें द नैरेटिव।